तो देखिए, इन द प्रीवियस क्लास वी हैव very graphically discussed about the use of prefer. Prefer is not an adjective, it's a main verb, and if two options are given, prefer is always followed by to, not by than or more than. ठीक है, इसके अलावा हमने, ठीक है ना, we have crossed the correlative method of teaching English and the associate words are junior, senior to senior, superior, inferior, anterior, posterior, prior, elder. ठीक है, अब आगे लिख लें आप नोट डाल के। यदि हम प्रीफर के बाद जीरेंड का प्रयोग करते हैं, यदि हम प्रीफर के बाद जीरेंड का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? जीरेंड का। तो इस स्थिति में प्रीफर के बाद आने वाले टू के बाद भी, तो इस स्थिति में प्रीफर के बाद आने वाले टू के बाद भी जीरेंड का प्रयोग किया जाता है, जीरेंड का प्रयोग किया जाता है। जीरेंड का प्रयोग किया जाता है। यद्यपि टू के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यद्यपि टू के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? बट दिस सिचुएशन इज टोटली एक्सेप्शनल हियर। अब समझेंगे आप, लिखना बंद कर दीजिए, स्टॉप राइट। देखो यहां ध्यान देंगे, वह महत्व देता है, केवल हमने इतना सा लिखा है। क्या लिखा है? दूसरा सेंटेंस, वह चाय को महत्व देता है, ये दूसरा सेंटेंस हो गया। वह चाय से ज्यादा कॉफी को महत्व देता है, फोर्थ सेंटेंस, वह बोलने को महत्व देता है, और फिफ्थ सेंटेंस है, वह चुप रहने से ज्यादा बोलने को महत्व देता है। ये सेंटेंस है जब में से पास। ठीक है, लिखना बंद करें आप थोड़ी देर के लिए। देखो रटना नहीं है, लैंग्वेज को हमें समझना है। वी आर टू ग्रेस्प लैंग्वेज। ठीक है, इट्स नॉट अ रीजनिंग, इट्स नॉट अ मैथमेटिक्स, इट्स अ लैंग्वेज, एंड लैंग्वेज इज ऑलवेज एप्रीहेंडेड। तो यहां ध्यान देंगे, वह महत्व देता है, तो मैंने क्या लिखा? ही प्रीफर्स। बन गई इंग्लिश। अब मैंने कहा वह चाय को महत्व देता है, तो ही प्रीफर्स टी। ठीक है, अब मैंने यहां टू क्यों नहीं लिखा प्रीफर के बाद, बताइए आप।
दो विकल्प नहीं है। प्रीफर के बाद टू आता है, टू कब आता है? जब दो विकल्प दिए हुए होते हैं। तो मैंने कहा कि ही वह प्रीफर्स, वह महत्व देता है। ठीक है, किसको महत्व देता है? तो पहले कॉफी लिख देंगे हम, 2T। ठीक है, मैं आपको अच्छे से बता चुका हूं, आपका जो कंफ्यूजन है वो डिस्पेल कर दिया है। क्या कि अपन ER की वजह से प्रीफर को क्या समझ लेते हैं? कंपैरेटिव डिग्री। एक्चुअल में ये एडजेक्टिव नहीं है, ये क्या है? मेन वर्ब। वो बता ही दिया यार। कोरिलेट करके मैंने आपको ऐसे कितने वर्ड्स लिखवा दिए? 8 और जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, प्रायर और एल्डर। प्रायर और एल्डर। अब मैंने कहा वह बोलने को महत्व देता है। अब देखो यहां पर ये मुख्य क्रिया हो गई महत्व देना, इसके अलावा इसमें दूसरी क्रिया और आ गई, बोलना। और प्रीफर एक ऐसी वर्ब है कंटिन्यू की तरह, इसके बाद आप जीरेंड वर्ब भी लिख सकते हैं और आप इसके बाद इन्फिनिटिव भी लिख सकते हैं। भाई यहां तो हमने लिखा ही नहीं, यहां क्यों नहीं लिखा हमने? जब दूसरी क्रिया है ही नहीं तो क्यों लिखेंगे हम? अब यहां पर हमने लिख दिया कि ही वह प्रीफर्स, वह महत्व देता है, ही प्रीफर्स। अब दूसरी क्रिया क्या है इसमें? बोलना। अब बोलने की अंग्रेजी मैंने किससे? प्रीफर के बाद किसका यूज कर दिया? जीरेंड का, स्पीकिंग। तो भी सही है। अब टू क्यों नहीं लिखा मैंने प्रीफर के बाद? टू तभी आएगा जब दो विकल्प दिए हुए होंगे। ठीक है, आई हैव वेरी ग्राफिकली टोल्ड यू। अब मैंने कहा कि भाई ही प्रीफर्स, वह महत्व देता है, टू स्पीक। हम यहां पर टू स्पीक भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रीफर के बाद दोनों ही वर्ब्स आती है, जीरेंड भी और इन्फिनिटिव। अब इस वाक्य में मैंने क्या लिखा कि ही, ठीक है, प्रीफर्स, वह महत्व देता है। आप प्रीफर के बाद जीरेंड वर्ब लिख सकते हैं। तो किसको महत्व देता है वो? तो हमने क्या लिख दिया? स्पीकिंग। अब यहां दो विकल्प है या नहीं है? एक तो बोलना और एक रहना। अब कोई यहां जंगल में नहीं रह रहा है, कोलोकेशंस का यूज करना है आपको। टेलीविजन देख रहे हो तो वॉच शब्द का यूज करना है, और चुप रहना है तो रिमेन साइलेंट। अब प्रीफर के बाद मैंने जीरेंड वर्ब लिख दी, तो यहां क्या लिख दिया? टू। अब वैसे तो टू के बाद हमेशा क्या आती है? मेन वर्ब की, लेकिन यहां पर आप फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। टू रिमेनिंग। और मुझे भी आज अटपटा लग रहा है, लेकिन भाई इंग्लिश के नियम में फॉलो करना पड़ेगा। टू रिमेनिंग साइलेंट, यानी प्रीफर के बाद जीरेंड वर्ब, तो इसके बाद आने वाले टू के बाद भी कौन सी वर्ब आएगी? जीरेंड वर्ब। अब आप नोट डाउन कर लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए। He prefers speaking to remaining silent.
देखो एक बार फिर देख लेंगे, वह महत्व देता है, ही प्रीफर्स, एस लगा दिया हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस से, ही प्रीफर्स टी, वह चाय को महत्व देता है, एक विकल्प है, ही प्रीफर्स कॉफी टू टी, ठीक है, और ही प्रीफर्स स्पीकिंग, हम कह सकते हैं ही प्रीफर्स टू स्पीक, जीरेंड भी लिख सकते हैं साथ में इन्फिनेटिव। अब यहां मैंने लिखा ही प्रीफर्स स्पीकिंग, अब दो विकल्प दे रखे हैं तो क्या लिख दिया टू, तो यहां टू के बाद आप क्या लिखेंगे, जीरेंड वर्ब, लिख लिया सभी ने। देखो यहां ध्यान देंगे, यह आपकी ड्यूटी बनती है टैसीटर्न, क्या टैसीटर्न जानते हो आप? चुप या मौन, टैसीटर्न। रेटिसेंट, मौन। साइलेंट, ठीक है, कंपोज्ड। क्वाइट, काम। ठीक है, रिजर्व्ड, एक वैसे शांत और होता है जैसे पानी वगैरह, तो उनके सेंस में अपन ट्रांक्विल शब्द का यूज कर देते हैं, ट्रांक्विल, शांत। ये आते हैं बोलने के सेंस में, टैसीटर्न, रेटिसेंट, साइलेंट, कंपोज्ड, क्वाइट, काम, रिजर्व्ड। इसी पे एक वन वर्ड भी बनता है, एसएससी में अक्सर पूछा जाता है कि वन हु इज हैबिचुअली, वन हु हैबिचुअली टॉक्स अ लिटिल, एक व्यक्ति जो आदतन रूप से बहुत कम बात करता हो, एक व्यक्ति जो आदतन रूप से, यानी नहीं होते, आदत होती है उनकी बहुत कम बात करने की प्रवृत्ति होती है, तो इस तरह के व्यक्ति को क्या कहा जाता है, टैसीटर्न। ये नहीं मिले ऑप्शन में तो रेटिसेंट। रेटिसेंट, प्लीज रिमेन टैसीटर्न, कृपया शांत रहिए, प्लीज रिमेन रेटिसेंट, कृपया मौन रहिए, शांत रहिए। अब ये क्या है, एडजेक्टिव है, आपको नॉलेज नहीं है, अब ये नहीं है कि आप वर्ब में ही तो आईएनजी लगा सकते हो, तो यहां अपन को चुप रहना, तो यहां रहना कोई गांव में तो हम रह नहीं रहे, तो कोलोकेशंस होते हैं, 3 वर्ड होते हैं इसके लिए। कितने वर्ड? 3। एक तो होता है बी साइलेंट, चुप रहिए, बी साइलेंट। दूसरा हम क्या यूज कर सकते हैं, कीप साइलेंट, चुप रहिए। तीसरा रिमेन साइलेंट, सबसे बेस्ट आप ये लिख सकते हैं, रिमेन साइलेंट। या तो रिमेन मिलेगा या बी मिलेगा या कीप मिलेगा, किसके लिए, मौन या चुप रहने के लिए। सिमिलर वर्ड्स मैंने आपको बता ही दिए इसके। और भी बातें करेंगे जब सिनोनिम्स पढ़ाएंगे। इसी का अपोजिट हो जाता है बातूनी, वाचाल, जो बहुत ज्यादा बातें करता हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गैरेलस। क्या बोलते हैं, गैरेलस, लक्वेसस, चैटी। कंजूस मत बना करो, आप बार बार लिखा करो, वोकेबलरी पूरी याद हो जाएगी आप। चैटर बॉक्स, ठीक है। वर्बॉस एक स्टाइल होती है जिसमें शब्दों का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वर्बॉस यानी फुल ऑफ वर्ड्स, क्या, फुल ऑफ वर्ड्स।
ऐसा व्यक्ति क्या होता है, कम्युनिकेटिव होता है, वाचाल टाइप। वॉल्यूबल, यू आर सो वॉल्यूबल, तुम बड़े बातू नहीं हो। प्लीज डोंट बी सो टॉकेटिव, कृपया इतने बातूनी मत बनिए। और एक जो फ्लुएंट होता है, वन हु इज फ्लुएंट इन स्पीच, तो उसको हम इलोक्वेंट भी बोल देते हैं। इलोक्वेंट का मतलब फ्लुएंट क्या है, वो तीव्र है, धारा प्रवाह से बोलने वाला, फ्लुएंट। तो गैरेलस हो गया, लक्वेसस हो गया, चैटी हो गया, चैटर बॉक्स हो गया, वर्बोस, कम्युनिकेटिव, वॉल्यूबल, टॉकेटिव, इलोक्वेंट, यानी इलोक्वेंट का मतलब फ्लुएंट इन स्पीच, फुल ऑफ वर्ड्स। अगर आप शब्दों से भरे हुए हैं तो वर्बोस कहलाएगा। ठीक है। लिख लिया यहां तक सभी ने? आप यूज करते हुए पढ़ सकते हो। प्लीज डोंट बी सो गैरेलस। कृपया इतने बातूनी मत बनिए। ट्राई टू रिमेन, प्रयास करिए, साइलेंट, रेटिसेंट, टैसिटर्न, is Ravi still garrulous? क्या रवि अभी भी बातों नहीं है? ठीक है, तो ये क्या हो गया, अपने यूज करके पढ़ लिया आपने। क्या रवि अभी भी बातों नहीं है? गैरेलस, टॉकेटिव। यू आर सो चैटी, तुम बड़े चैटी हो। हमने वर्ड भी सीख लिया। यहां ध्यान देंगे अब आप। आप शॉर्ट में एक स्टाइल बना लेंगे, एक प्रीफर के बाद जीरेंड वर्ब, किसके बाद? जीरेंड वर्ब लिख सकते हैं, पर दूसरी वर्ब आ रही है और दो विकल्प हैं, तो प्रीफर के बाद टू आएगा, तो टू के बाद भी आपको जीरेंड वर्ब का यूज करना है। किसका? जीरेंड वर्ब। लिखें हम आप एक सेंटेंस। अब सेंटेंस लिखेंगे, मैं क्रिकेट खेलने से ज्यादा टेलीविजन देखने को महत्व देता हूं। चलो इस सेंटेंस की आप इंग्लिश बनाइए।
तो आप ध्यान देंगे, इन द गिवन सेंटेंस वी हैव टू ऑप्शंस, प्लेइंग क्रिकेट एंड वॉचिंग द टेलीविजन। इंग्लिश में सबसे पहला स्थान होता है सब्जेक्ट का आई, IUVD के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है आई प्रीफर। भाव बनी बनाई इंग्लिश आएगी, हमको इवेंचुअली वी आर टू फॉलो। ठीक है, हमें अंग्रेजी नहीं बनानी है, केवल समझना है और फॉलो करना है। लैंग्वेज समझने के लिए होती है, कभी भी रटने के लिए नहीं होती है। इस टेंडेंसी को आप निकालिए और लैंग्वेज को स्पॉन्टेनियसली सीखा जाता है। ट्राई टू लर्न लैंग्वेज लाइक योर मदर टंग। ठीक, तो आई प्रीफर में महत्व देता हूं, तो मैं किसको महत्व देता हूं? वॉचिंग। एक्चुअल में ये भी कोलोकेशंस होते हैं, या सी नहीं लिख सकते, लुक नहीं लिख सकते, वॉच का प्रयोग हुआ। तो आई प्रीफर वॉचिंग द टेलीविजन। जनरली हम आविष्कारों के नाम, इन्वेंशन से पहले दा का यूज कर देते हैं, टू। अब अगर मैं यहां पर इसको टू प्ले क्रिकेट लिख देता हूं, क्या, तो ये सेंटेंस क्या हो गया? ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि हमें नियम के अनुसार, वैसे तो टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, बट दिस इज एन एक्सेप्शनल कंडीशन हियर। ये एक अपवाद वाली स्थिति है हमारे सामने कि प्रीफर इज फॉलोड बाय जीरेंड वर्ब। ठीक है, द टू आल्सो टेक्स जीरेंड वर्ब आफ्टर इट। तो प्रीफर के बाद हमने जीरेंड वर्ब लिख दिया, तो टू के बाद भी हमें किसका यूज करना होगा? जीरेंड। तो इसको कैसे सही करेंगे आप? तो आप लिखेंगे आई प्रीफर प्लेइंग। यही लिखवाया था कि मैंने? चलो, वॉचिंग। आई प्रीफर वॉचिंग द टेलीविजन। प्रीफर के बाद मैंने क्या लिख दी? जीरेंड, वॉचिंग द टेलीविजन। अब यदि हम प्रीफर के बाद जीरेंड वर्ब लिखेंगे तो इसके बाद क्या आएगा? टू, और टू के बाद भी, तो क्या लिखेंगे यहां बता दीजिए? टू प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है। अब देखिए, इंग्लिश में एक मैंने कहा ना कि इंग्लिश ही क्या, हर सब्जेक्ट में कोरिलेटिव जो टीचिंग है उसका एक वाइटल रोल होता है। कोरिलेट करके आप पढ़ाई करवाओगे तो बहुत ही प्रोलिफिक होती है, कंड्यूसिव होती है। ठीक है, अभी हमने कोरिलेट करके 8 वर्ड और जान लिए थे। पता है ना आपको किसकी नॉलेज मिल गई? जूनियर देन नहीं होता, जूनियर 2 होता है। सीनियर देन नहीं होता, सीनियर 2 होता है। तो देखिए, अभी आप में से काफ़ी लोग, यू सीम टू बी क्वाइट नोविसेज बिकॉज इट्स द फर्स्ट टाइम यू हैव स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश, सो यू डोंट नो इवन द ABC for the sake of learning English. So we are to be awaited at least for 1 month. तो समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अभी हम में से तो ज़्यादातर नौसिखी है जो अभी अंग्रेजी में उतरे हैं, कंपटीशन के बारे में जानते। कंपटीशन कुछ नहीं होता है, हकीकत ये है कि जनरल इंग्लिश है, इसमें 6th क्लास का बच्चा भी शुरुआत कर सकता है इस इंग्लिश को, क्योंकि तो भाषा है। कौन कहता है कि कंपटीशन इंग्लिश है? ठीक है ना, अपन ने इंग्लिश को इस तरह से बांट दिया कि जबरदस्ती इसको कंपटीशन नाम देके शहीद कर दिया। जनरल इंग्लिश होती है, ठीक है, और ये तो सामान्य सेवा है, सेंटेंसेज आप भी जानते हो ऐसा है क्या इनमें, लेकिन चूंकि पढ़ नहीं रखा तो जनरल इंग्लिश भी आपने एक कंपटीशन इंग्लिश का दर्जा दे दिया इसको। ठीक है, अब क्या है कि मैं समझा देता हूँ, जहाँ भी टू के बाद जीरेंड वर्ब आती है उन पे एग्जाम्स में, चाहे वो SSC हो, बैंकिंग एग्जाम्स हो, बैंक में तो खैर आजकल कॉमन एरर्स पर बेस्ड क्वेश्चन है के बराबर आते हैं, बाकी अदर जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उनमें अगर जहाँ भी टू के बाद ING आती है वे सारे वर्ड्स आपको आने चाहिए। देखो आज आप 9 वर्ड्स जान चुके हैं, जहाँ देन आने पर सेंटेंस क्या हो जाता है? इनकरेक्ट। ऐसे ही आपको धीरे धीरे अपना कलेक्शन बढ़ाना है इंग्लिश में। अभी आप वोकेबलरी में सीखने लगे, बातूनी के लिए पहले आप टॉकेटिव वर्ड जानते थे, आप गैरेलस, लकवेसस, वॉल्यूबल, चैटी, चैटर बॉक्स, तो धीरे धीरे आपकी वोकेबलरी भी क्या हो रही है? इनहांस हो रही है। तो वापस से कोरिलेटिव मेथड लिख ले भैया, कोरिलेटिव टीचिंग। कोरिलेटिव का मतलब होता है ना मिलती जुलती, संबंधात्मक,
रिलेटेड टीचिंग। भाई आपने किसी ने मेरे से पूछ लिया कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, मैंने आपको बता दिया कि भाई इंजूरियस के बाद टू आता है, तो मैं कोरिलेट करके सिखा सकता हूं कि जितने भी वर्ड जिनके मतलब हानिकारक होता है, चाहे वो डेट्रीमेंटल हो, चाहे परनिशस हो, चाहे इनिमिकल हो, सबके बाद किसका यूज होता है, टू प्रपोजिशन का। तो यह एक कोरिलेटिव मेथड है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिख ले आप। अब देखो मेरा मकसद धीरे धीरे आपको इंग्लिश सिखाना है हर हिंदी वर्ड के लिए, और जब हम हर हिंदी वर्ड के लिए अंग्रेजी सीख गए तो हमें इंग्लिश आने लग गई। तो अपन वैसे तो बोलते हैं वैसे तो टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वैसे तो को आप अंग्रेजी में सीखिए एज अ रूल, एज अ रूल, वैसे तो, यूजुअली, आमतौर से, सामान्य तौर से, इन जनरल, सामान्य रूप में, यानी वैसे तो लिखिए डिटेल में आप, वैसे तो यानी एज अ रूल, वैसे तो हम टू के बाद हमेशा, वैसे तो हम टू के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वैसे तो हम टू के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, परंतु परंतु निम्नांकित के बाद, परंतु निम्नांकित के बाद टू का प्रयोग किया जाता है, परंतु निम्नांकित के बाद टू का प्रयोग किया जाता है। और टू के बाद हम जीरेंड वर्ब का प्रयोग करते हैं, और टू के बाद हम जीरेंड वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो here these are some exceptional conditions where we are to use gerund after to। ठीक है, तो ये कैसी स्थिति हमारे सामने, अपवादात्मक स्थिति, एक्सेप्शनल कंडीशंस। ठीक है, एक वर्ड होता है एक्सेप्शन, एक्सेप्शन मीन्स क्या होता है, अपवाद। इसके बाद प्रपोजिशन पूछा जाता है फिक्स, टू प्रपोजिशन। ठीक है, मैंने कहा इवेंचुअली वी आर टू डाई, अंततः हमें मरना है, इवेंचुअली वी आर टू डाई, एंड नो वन इज एक्सेप्शन दिस रूल, और कोई व्यक्ति इस नियम का क्या नहीं है, अपवाद नहीं है ऐसा कोई व्यक्ति जो नहीं मरता हो। ठीक है, इमॉर्टल हो। तो इवेंचुअली वी आर टू डाई, अंततः हमें मरना है, एंड नो वन, कोई भी व्यक्ति इस नियम का क्या नहीं है, अपवाद नहीं है। तो एक्सेप्शन के बाद क्या आता है, टू। अपवादात्मक, इसमें हमने एक नया वर्ड जोड़ लिया, जैसे नेशन से हमने एक एडजेक्टिव बना लिया नेशनल, राष्ट्रीय। तो एक्सेप्शनल कंडीशन है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। एक्सेप्शनल का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन, जो हटके। ऑर्डिनरीली तो हम क्या यूज करते हैं, टू के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जब आप हमेशा टू के बाद फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हो और एक ऐसी कंडीशन देखने को मिल रही है कि आप क्या टू के बाद जीरेंड वर्ब यूज कर रहे हो, तो ये क्या होगा, एक तरह से एक्सेप्शनल कंडीशन हो गई। समझ गए आप? तो एक एक वर्ड पे ध्यान देंगे आप।
मैं आपको बेसिक इंग्लिश ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन कोरिलेट टीचिंग तो मैं लास्ट तक पढ़ाऊंगा, कहीं भी कुछ आता है कोरिलेट कर दिया। इंग्लिश पढ़ाने के वेरियस मेथड से कोई वोकेबलरी आ गई, जैसा अभी मैंने आपको एक्सेप्शन के बारे में बता दिया कि एक्सेप्शन इज फॉलोड बाय 2 प्रपोजिशन एंड यू मे लर्न इट बाय हार्ट। तो आप इसको कंठस्थ कर सकते हो कि एक्सेप्शन 2, इंजूरियस 2, इनिमिकल, इनिमिकल के मैंने 2 अर्थ बताया। व्हाट आर द इनिमिकल इफेक्ट्स, व्हाट आर द इनिमिकल इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, क्या दुष्प्रभाव है इनिमिकल इफेक्ट्स, ठीक है। ही इज माई इनिमिकल, वह मेरा दुश्मन है। तो पहला वर्ड, फर्स्ट वर्ड आप राइट डाउन करोगे एकस्टम्ड, और आपको एकस्टम्ड ही लिखा आएगा। अब क्यों लिखा आएगा समझा देता हूं मैं आपको, ध्यान देंगे, समझिए आप। देखिए हमने 12th स्टैंडर्ड क्रॉस कर लिया, ग्रेजुएट, आफ्टर हैविंग ग्रेजुएशन वी आर जस्ट एट द साइफर लेवल ऑफ लर्निंग इंग्लिश बिकॉज अवर नॉलेज इज जस्ट इनफेंसी। तो हमारा जो नॉलेज है वो अभी भी क्या है, इनफेंसी, शैशव काल में। पास्ट पार्टिसिपल तो भैया 6th क्लास में ही शुरू हो जाती है। अभी आप यही नहीं जानते कि 3rd फॉर्म में पास्ट पार्टिसिपल में जमीन आसमान का अंतर होता है। मैंने कहा मैं शिक्षित हूं, आई एम एजुकेटेड, पास्ट पार्टिसिपल है। मैं संतुष्ट हूं, आई एम सेटिस्फाइड, क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। मैरिड गीता, मैं समझ गया कि शादीशुदा गीता, ठीक है। आर यू मैरिड, क्या तुम शादीशुदा हो। आर यू सेटिस्फाइड, क्या तुम संतुष्ट हो। आर यू सफर्ड फ्रॉम कोल्ड, क्या तुम ठंड से पीड़ित हो। अरे भैया नॉर्मल वाक्य बताइए। मेरे माता पिता उस वर्ष राजनीति में शामिल थे, माई पेरेंट्स वर इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स एट दैट टाइम, उस समय पर। तो ये क्या है, सब पास्ट पार्टिसिपल है। तो आपको ऐसे कैसे मिलेगा, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, एकस्टम्ड आएगा, एकस्टम्ड के बाद 2 आएगा, 2 के बाद जीरेंड वर्ब आएगा। अब देखिए मैंने क्या कहा कि अगर आपको वास्तव में इंग्लिश सीखनी है तो देखो रट तो मैं भी नहीं सकता, कहां तक रटेंगे हम इन भाषा को। आप इसको स्पॉन्टेनियसली सीखिए विदाउट एनी प्रीवियस थॉट और आइडिया। इफ यू आर ट्राइंग टू लर्न एनीथिंग विदाउट एनी प्रीवियस आइडिया और प्रीवियस थिंकिंग, इट इज कॉल्ड द स्पॉन्टेनियस वे ऑफ लर्निंग। तो एकस्टम्ड का मतलब होता है अभ्यस्त। अब देखो मैं कैसे लिखता हूं, मैं हिंदी बोलने का अभ्यस्त हूं। क्या हूं, यानी मुझे हिंदी बोलने की क्या है, आदत है। मैं हिंदी बोलने का अभ्यस्त हूं क्योंकि मैं भारत से संबंध रखता हूं, और हिंदी मेरी मातृभाषा है। कैसी भाषा है, मातृभाषा। अब ये थोड़ी एक अपन घबरा गए, है क्या इसमें, मुझे तो ये बता दीजिए। कोई हाई फाई सेंटेंस है, बिल्कुल भी नहीं है। अब लिखना बंद करें आप थोड़ी देर। पहले मुझे इस वाक्य की अंग्रेजी बनानी है कि मैं हिंदी बोलने का अभ्यस्त हूं। तो सैनी जी सबसे पहले हम क्या लेंगे, आई, मैं, एम हूं, आई के साथ एम लिख दिया। अब ये जो मैंने अभ्यस्त लिखा है ये पास्ट पार्टिसिपल है। जैसे मैंने कहा मैं शिक्षित हूं, आई एम एजुकेटेड, ये एजुकेटेड क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। मैं नाराज हूं, आई एम एनॉयड, तो एनॉयड क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। हम संतुष्ट हैं, वी आर सेटिस्फाइड, तो सेटिस्फाइड क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। तो आई एम एकस्टम्ड, मैं क्या हूं, अभ्यस्त। अब एकस्टम्ड के बाद कौन सा प्रपोजिशन आता है, टू, फिक्स है, ठीक है। अब इसके बाद अभ्यस्त की अंग्रेजी बना ली, हूं की बना ली, अब बोलना हो रहा गया। अब ये एकस्टम्ड के बाद टू आता है, टू के बाद हमेशा यहाँ क्या आती है, जीरेंड। तो मैं कहूंगा आई एम एकस्टम्ड टू स्पीकिंग, अब मैं क्या बोलने का अभ्यस्त हूं, हिंदी, ठीक है।
फर्स्ट सेंटेंस की हमने इंग्लिश बना दी, फर्स्ट क्लॉज हो गया एक तरह से। अब हमने बिकॉज का यूज करते हुए, बिकॉज मीन्स क्योंकि, फॉर भी प्रपोजिशन भी होता है, ये कंजंक्शन का भी काम करता है। क्योंकि, फॉर आई एम गेटिंग लेट, चूंकि, क्योंकि मुझे देरी हो रही है, तो बिकॉज या फॉर आई, मैं, हेल, अब हेल मीन्स होता है वेलकम, लेकिन फ्रॉम लिख दो, आई हेल फ्रॉम, कहां से रखता हूं मैं, इंडिया से संबंध रखता हूं, और फिर मैंने एंड और लगा दिया, कंपाउंड सेंटेंस बना दिया इसको, एंड। और हिंदी इज, है, माई मीन्स मेरी, पजेजिव एडजेक्टिव, मदर मात्र, और टंग मीन्स भाषा। लिख लें आप। तो आई एम accustomed टू स्पीकिंग हिंदी बिकॉज आई हेल फ्रॉम इंडिया एंड हिंदी इज माई मदर टंग। लिखें आप नेक्स्ट सेंटेंस। हम भारतीय, हम भारतीय चाय व कॉफी पीने के अभ्यस्त हैं। हम भारतीय चाय और कॉफी पीने के अभ्यस्त हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, चूंकि मैं देहात से संबंध रखता हूं, चूंकि मैं, नेक्स्ट सेंटेंस, चूंकि मैं देहात से संबंध रखता हूं, कंट्री साइड, कंट्री में साइड जोड़ दो, रूरल एरिया, क्या बोलते हैं इसको हम, देहात, पेस्ट्रल, जानते हो पेस्ट्रल का मतलब, अरे पेस्ट्रल होता है ग्रामीण, जहां भेड़ बकरियां देखने को मिले, पेस्ट्रल, रूरल, कंट्री साइड, कंट्री मीन्स देश होता है, कंट्री में साइड जोड़ दो देहात हो जाता है, ग्रामीण एरिया। तो मैंने कहा चूंकि मैं किससे संबंध रखता हूं, देहात से संबंध रखता हूं, तो मैं यही तो कहूंगा सिंस आई हेल ए पार्ट फ्रॉम कंट्री साइड। देखो मैं आगे चल के नियम बताऊंगा, ये इंग्लिश है, इसके बारे में आप कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। चूंकि मैं देहात से संबंध रखता हूं, अब यहां इसलिए कॉमा की अंग्रेजी है वो कॉमा से बनेगी, सो देयरफॉर ये नहीं लिखोगे, एरर हो जाएगी। सिंस, चूंकि, आई हेल फ्रॉम कंट्री साइड, आई एम accustomed to speak my dialect, इसलिए मैं अपनी क्षेत्रीय भाषा बोलने का अभ्यास, तो जो मेरे गांव में बोली जाती है। समझे नहीं समझे? अब बताओ किस पार्ट में एरर है, कैसे पता लगा आपको सी पार्ट में एरर है?
तो मैंने कहा कि भाई सिंस आई हेल फ्रॉम कंट्री साइड, चूंकि मैं देहात से संबंध रखता हूँ, इसलिए आई एम एकस्टम्ड, या इसलिए कि अंग्रेजी केवल कॉमा से बनती है। आई एम एकस्टम्ड, मैं अभ्यस्त हूँ, मैं आदी हूँ। मैं किस चीज़ का अभ्यस्त हूँ? मेरी क्षेत्रीय भाषा, स्थानीय भाषा, डायलेक्ट बोलने का मैं क्या हूँ? लोकल लैंग्वेज। डायलेक्ट का मतलब लोकल लैंग्वेज। तो एरर किस पार्ट में हो गई? सी पार्ट में, क्योंकि एकस्टम्ड इज फॉलोड बाय टू एंड आफ्टर टू वी आर टू यूज जीरेंड, नॉट इन्फिनिटिव। क्लियर हो गया? और देखिए, लिख लिया सभी ने? लिखो तो आप। सिंस आई हेल फ्रॉम कंट्री साइड, चूंकि मैं देहात से संबंध रखता हूं, आई एम एकस्टम्ड टू स्पीक माई डायलेक्ट, इसलिए मैं अपनी क्षेत्रीय भाषा बोलने का आदी हूं, अभ्यस्त हूं। आप लिटरेचर के स्टूडेंट हो के पेस्टल वर्ड का अर्थ नहीं जानते? आपको पता है लिटरेचर में वर्ल्ड की 5 टॉप मोस्ट एलिजीज आती है, जिनमें मिल्टन की लीसिडस आती है, और वो इसलिए आती है अपनी पेस्टल सेटिंग की वजह से। पहले नंबर की एलिजी आती है वर्ल्ड में लिटरेचर में। नहीं सीखा क्या आपने? देखिए यहां पर मैंने कहा वी, हम इंडियंस, हम कौन है? हम भारतीय हैं। आर, हैं। एकस्टम्ड, अब हम भारतीय लोग क्या हैं? अभ्यस्त हैं। टू टेक, हर 10 टू टेक टी एंड कॉफी। वी इंडियन आर एकस्टम्ड टू टेक टी एंड कॉफी। बताओ ये सेंटेंस सही है क्या? टू टेकिंग टी एंड कॉफी। वी मीन्स हम, इंडियंस मीन्स भारतीय, आर मीन्स है, एकस्टम्ड मीन्स अभ्यस्त हैं, टू टेक। तो यहां पर टू टेक की जगह आपको क्या लिखना है? टू टेकिंग। ठीक है, तो दैट्स इनफ फॉर टुडे। बाकी का वी शैल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास।